आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चिनाब ब्रिज पर चहलकदमी, हाथ में तिरंगा। पीएम मोदी ने कश्मीर से पाकिस्तान और चीन को दिया बड़ा संदेश। स्टारलिंक को भारत में मिल गया लाइसेंस, 15 दिन में शुरू होगा ट्रायल, गली गली में पहुंचेगा इंटरनेट। राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना, कहा उन्हें सरेंडर करने की आदत। कहां अटक गया मॉनसून, बारिश पर आईएमडी का बड़ा अपडेट। 400 ड्रोन 40 मिसाइल, रूस ने कैसे लिया ऑपरेशन स्पाइडर बेस का बदला। ईरान ने क्या शुरू कर दिया युद्ध की तैयारी, चीन को दिया हजारों टन बैलिस्टिक मिसाइल सामग्री का ऑर्डर। पाकिस्तान में आईईडी धमाका, बलूचिस्तान में सेना की गाड़ी उड़ी, मुनीर के 10 सैनिकों की मौत। रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर भारत को मिला मौका। संदीप रेड्डी वांगा के स्पिरिट के बाद अब कल्कि 2 से बाहर हुई दीपिका पादुकोण, रिपोर्ट्स में दावा। और 2 बार के विश्व चैंपियन इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी आज विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का भव्य उद्घाटन किया। यह पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित है और अपनी भौगोलिक और तकनीकी विशेषताओं के कारण दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन कर न केवल देश को एक बड़ी सौगात दी, बल्कि पाकिस्तान और चीन को भी एक कड़ा संदेश दिया। उद्घाटन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी हाथ में तिरंगा लेकर चिनाब ब्रिज पर चहलकदमी करते नजर आए। हाथ में तिरंगा लेकर पुल पर चलना कोई सामान्य राजनीतिक इशारा नहीं है। यह संदेश था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और कोई भी ताकत इसे भारत से अलग नहीं कर सकती। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। इसका उद्घाटन करने से पहले पीएम मोदी ने पुल का निरीक्षण किया और इंजीनियरों और मजदूरों से बात की, जिन्होंने इस सपने को हकीकत में बदला है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाएं देने के लिए आधिकारिक लाइसेंस जारी कर दिया है। हालांकि इसकी जानकारी फिलहाल पीटीआई के सूत्रों के हवाले से मिली है। सरकार या स्टारलिंक की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने पुष्टि की है कि स्टारलिंक को लाइसेंस मिल गया है और कहा है कि आवेदन करने के 15 से 20 दिनों के भीतर उन्हें परीक्षण स्पेक्ट्रम प्रदान कर दिए जाएंगे। स्टारलिंक को भारत में ब्रॉडबैंड और सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की हरी झंडी मिल गई है। यह मंजूरी भारत के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने में मदद कर सकती है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज शुक्रवार को राजगीर पहुंचे। वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहां उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि एक तरफ गांधी की सोच है तो दूसरी तरफ सावरकर और गोडसे की सोच। ये लड़ाई आज की नहीं, हजारों साल पुरानी है। संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, वह बुद्ध के विचारों से निकली है। यही सोच है जिसे आरएसएस खत्म करना चाहता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हमें मिलकर संविधान और सच्चाई की रक्षा करनी है और बिहारियों के बिना संविधान को बचाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी जी को सरेंडर करने की आदत है। मैं आरएसएस से लड़ता हूं और यह बात गहराई से कह रहा हूं। जैसे ही थोड़ी दबाव पड़ता है, ये लोग तुरंत चिट्ठी लिखने लगते हैं। अब तो जमाना बदल गया है, चिट्ठी नहीं व्हाट्सएप कर देंगे। ट्रंप ने 11 बार कहा है कि उन्होंने मोदी जी से सरेंडर करवा लिया। मोदी जी इसका खंडन भी नहीं कर पा रहे क्योंकि वो सच्चाई है। देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून में देरी क्यों हो रही है, इसे लेकर अब भारतीय मौसम विभाग ने ताजा अपडेट दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा है। इस वजह से मॉनसून के आने में देरी हो रही है। मॉनसून में देरी की वजह से किसानों की खेती पर असर देखा जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून 12 से 18 जून के बीच शुरू हो सकता है। आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया है कि 12 से 13 जून को बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन सकता है। हालांकि अलग अलग मॉडल के कारण अभी भी कुछ अनिश्चितताएं भी है। अधिकारियों ने कहा है कि कुछ मॉडल सिस्टम बनने की बात कह रहे हैं तो कुछ नहीं।
रूस ने यूक्रेन पर भीषण हवाई हमला किया है। इस हमले में यूक्रेन के 4 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। हमले इतने जोरदार थे कि यूक्रेनी सेना को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इसे यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर बेस का जवाब माना जा रहा है, जिसमें रूस को कम से कम 9 परमाणु बमवर्षक विमान खोने पड़े थे। इस हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने रात भर में 400 से अधिक ड्रोन और 40 से अधिक मिसाइलों से बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। जेलेंस्की ने यूक्रेन के सहयोगियों से युद्ध रोकने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का आह्वान किया। अमेरिका के साथ चल रही परमाणु वार्ता के बीच ईरान ने चीन से हजारों टन बैलिस्टिक मिसाइल सामग्री का ऑर्डर दिया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गुरुवार 5 जून को प्रकाशित रिपोर्ट में मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन से यह शिपमेंट आने वाले महीनों में ईरान पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें अमोनियम परक्लोराइड शामिल है। यह बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉलिड प्रोपेलेंट का एक प्रमुख है। सूत्रों ने संकेत दिया है कि यह सामग्री संभावित रूप से सैकड़ों मिसाइलों को ईंधन दे सकती है। ईरान को दिए जाने वाले कुछ अमोनियम परक्लोरेट को तेहरान समर्थित मिलिशिया समूहों को भेजे जाने की उम्मीद है, जिसमें यमन के हूती विद्रोही भी शामिल हैं। बलूचिस्तान की जमीन एक बार फिर गोलियों और धमाकों की गूंज से थर्रा उठी है। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार को एक भीषण आईईडी धमाके में पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। यह हमला नुस्की जिले के डोसेह इलाके में उस वक्त हुआ जब सेना का काफिला गुजर रहा था। स्थानीय मीडिया और सूत्रों के मुताबिक इस विस्फोट में कम से कम 10 पाक सैनिकों की मौत हो गई और एक सैन्य वाहन पूरी तरीके से तबाह हो गया। हमले के तुरंत बाद पाक सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। आर्मी हेलीकॉप्टरों ने पूरे क्षेत्र में गश्त तेज कर दी। हालांकि आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। हमले की जिम्मेदारी अभी किसी ने नहीं ली है, लेकिन इसके पीछे बलूच लिबरेशन आर्मी का हाथ माना जा रहा है। इस हमले से एक दिन पहले बलूच लिबरेशन आर्मी ने 2 अलग-अलग हमलों की जिम्मेदारी ली थी। केच जिले के जमुरान में सेना पर घात लगाकर हमला किया था। बीएलए के मुताबिक इस ऑपरेशन में 2 पाकिस्तानी सैन्य वाहन निशाना बने और एक पूरी तरीके से नष्ट हो गया और 5 सैनिक मौके पर ही मारे गए। चीन ने अमेरिका के साथ चल रहे ट्रेड वॉर में कुछ खास रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। बहुत से लोगों ने इसे चीन का मास्टर स्ट्रोक बताया, क्योंकि दुनिया के लगभग 70% री का खनन और लगभग 90% का शोधन चीन ही करता है। कार, कंप्यूटर, रोबोट और डिफेंस के सामान सब कुछ इन आरईई पर निर्भर करता है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि चीन की रोक से कई देश कमजोर हो जाएंगे। यह बात ऊपर से तो सही लगती है, लेकिन इसमें दम नहीं है। असल में चीन के एक्सपोर्ट कंट्रोल से री के मामले में उसकी बादशाहत जल्द ही खत्म हो जाएगी और दूसरे देशों को भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। चीन की बादशाहत कैसे बनी है, यह जानना भी जरूरी है। साथ ही चीन पर निर्भरता कम करने के तरीके भी, जैसे कि चीजों का विकल्प ढूंढना, रिसाइकल करना और चीजों को बेहतर बनाना। भारत के लिए यह सही समय है कि वह नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के जरिए इस मौके का फायदा उठाए। दीपिका पादुकोण, जिन्होंने हाल ही में अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है, रिपोर्ट्स के मुताबिक पर्सनल लाइफ में असफलताओं का सामना कर रही हैं। एक्ट्रेस को संदीप रेड्डी वांगा के स्पिरिट से हटाए जाने के बाद ताजा चर्चा है कि उन्हें प्रभास स्टारडस्ट कल्कि 2 से भी हटाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार मां बनने के बाद दीपिका द्वारा कम काम के घंटे मांगे जाने के कारण सेट पर तनाव पैदा हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कल्कि 2 के निर्माता अब उन्हें पूरी तरीके से फिल्म से हटाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि अभिनेत्री या निर्माताओं द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले दीपिका पादुकोण को फीस पर असहमति और गैर पेशेवर व्यवहार के आधार पर संदीप रेड्डी वांगा के स्पिरिट से हटा दिया गया था। इस घटना से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि संदीप रेड्डी वांगा को तब झटका लगा जब दीपिका पादुकोण ने स्पिरिट के लिए प्रतिदिन 6 घंटे से ज्यादा शूटिंग करने से इनकार कर दिया।
भारत के स्टार लेग स्पिनर पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। शुक्रवार को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने इसकी घोषणा की। पीयूष 2007 टी20 विश्व कप और 2011 वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे। उन्होंने भारत के लिए पिछले मैच 2012 में खेला था। हालांकि पीयूष को 2007 टी20 विश्व कप में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। पीयूष ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, कृतज्ञता के साथ इस अध्याय को अंत कर रहा हूँ। खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले रहा हूं। इस खूबसूरत यात्रा में आपके समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। पीयूष ने अपने पोस्ट में टीम इंडिया और आईपीएल की जर्सी में कई तस्वीरें भी साझा की। पीयूष ने लंबे से नोट को शेयर करते हुए लिखा, मैदान पर 2 दशक से ज्यादा समय बिताने के बाद अब इस खूबसूरत खेल को अलविदा कहने का समय आ गया है।